देखो, अगला चैप्टर हमारा है, अगला टॉपिक है श्वसन। ठीक है, रेस्पिरेशन। कॉपियां बंद कर लो, खाली समझाऊंगा क्या है श्वसन। ठीक है, अब ये मुद्दा क्या है, एक तो होता है सांस लेना, केवल सांस लें और छोड़ दें, ठीक है, और एक मैं आपके लिए बोल रहा हूं श्वसन। इनमें क्या क्या मसला है उसे देखते हैं। ठीक है, एक क्या हो सकता है हमारे पास, सांस लेना। इसमें क्या है, सांस को लिया ऐसे करके, छोड़ दिया, बस ये हो गया सांस लेना। मतलब कहने का ये है, कोई भी जीव जंतु जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, करता है नहीं करता है, और छोड़ता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। बताओ आ रही बात समझ में। तो किसी भी जीव जंतु के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की प्रक्रिया सांस लेना या फिर श्वासोच्छ्वास कहलाती है। ठीक है, कराऊंगा इसे भी मैं कैसे करके होती है। ऑक्सीजन को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना सांस लेना या श्वासोच्छ्वास कहलाएगी। ठीक है, लेकिन अगला जो है वो हमारा आ रहा है श्वसन। ये कौन सा वर्ड है, ठीक है, और ये होता क्या है बाजी, ये श्वसन क्या होता है। श्वसन का मतलब है, मैं आपके लिए पूरा प्रोसेस बता रहा हूं, देखो होगा क्या। बाहर वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल मतलब बाहर क्या है, ऑक्सीजन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन है, ध्यान सुनते रहना। ठीक है, वो ऑक्सीजन हमारी नाक के द्वारा कहाँ जाएगी, फेफड़ों तक जाएगी। क्या जाए, कहाँ तक जाएगी, फेफड़ों तक। सही है, अब फेफड़ों तक जब ये ऑक्सीजन पहुंचेगी तो ये ऑक्सीजन रक्त में मिल जाएगी। किससे मिलेगी ऑक्सीजन, रक्त, खून में। और ऑक्सीजन जब रक्त में मिलेगी, और मैंने आपके लिए बताया था पाचन, जब आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आपने जो भोजन खाया वो भी रक्त में मिलेगा, मिलता नहीं मिलता है। ठीक है, तो भोजन भी किससे मिला हुआ होता है, रक्त में। भोजन को हम नाम देते हैं ग्लूकोज, क्या नाम देते हैं, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज भी रक्त में मिला हुआ है, और हमारी ऑक्सीजन भी जाकर काय में मिल गई, रक्त में। तब जब इस भोजन से ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, तब किसी भी कोशिका में, जिस कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस कोशिका में ऑक्सीजन से मिलने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है, और बनती है ऊर्जा। क्या बनती है, ऊर्जा। जैसे मान लीजिए पैरों को ऊर्जा की जरूरत है, तो पैरों में ये सांस ली हमने, ऑक्सीजन पैरों में पहुंचेगी, पैरों में पहुंचने के बाद में वहां पर क्या होगा, भोजन के साथ ऑक्सीजन मिलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और क्या बनाएगी, ऊर्जा। अब हम पैरों से चल सकते हैं आसानी से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बन गई। अब ये ऊर्जा तो हमारी काम करने में खत्म हो जाएगी। ये जो वाटर है, पानी, एक तो इसका फिल्ट्रेशन होगा किडनी के द्वारा, मतलब छाना जाएगा, और छान करके समय समय पर कहाँ निकाल देंगे, हम बाहर निकाल देंगे। और दूसरा, ये पसीने के जरिए भी बाहर निकलता है, निकलता नहीं निकलता है, पसीने से भी बाहर आ जाता है, या फिर किडनी छानती से उससे भी ये क्या होता है, अलग हो जाता है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी गैस है, वो हमारी रक्त से होती हुई वापस कहाँ पर आएगी, फेफड़ों में। ठीक है, भाई रक्त में तो मिलेगी हुई कार्बन डाइऑक्साइड, रक्त से होती हुई कहाँ आएगी, फेफड़ों के पास, और फेफड़े से कहाँ निकाल देंगे, फिर से बाहर। तो ये पूरी प्रक्रिया जो होगी वो क्या कहलाएगी, श्वसन कहलाएगी। समझ में आ रही बात। मैं फिर से बता रहा हूं कि सबसे पहले वायुमंडल से ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंचेगी, फेफड़ों से ब्लड में पहुंच जाएगी, ब्लड से, ब्लड में जो भोजन मिलेगा उसे, उसका वो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बना देगी, जल। कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहाँ निकाल देंगे, वापस बाहर निकाल देंगे। ये अभिक्रिया जो हमारी होगी, ये क्रिया क्या कहलाएगी, श्वसन। वैसे आप सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिखवाई है कि आप देख रहे हैं भोजन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया, या फिर ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ क्रिया के द्वारा ऊर्जा का बनना श्वसन कहलाता है। ठीक है, भोजन के द्वारा, भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा, या भोजन और ऑक्सीजन के मिल करके ऊर्जा का बनना,
श्वसन कहलाता है। और ये केवल उन्हीं कोशिकाओं में होगा जो सजीव होंगी, मतलब जीवित होंगी। अरे जीवित व्यक्ति तो ही सांस ले सकता है, ठीक है। तो श्वसन क्या है? सजीव कोशिकाओं में भोजन और ऑक्सीजन की क्रिया के द्वारा ऊर्जा का बनना श्वसन कहलाता है। भोजन और ऑक्सीजन की क्रिया के द्वारा ऊर्जा का बनना श्वसन कहलाता है। समझ गए बात के लिए? ठीक है। अब श्वसन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनऑक्सी श्वसन। यही तो लिखा है मैंने, एक ऑक्सी श्वसन और एक अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी को हम कहते हैं, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो इसमें वायु भी रही होगी, तो क्या नाम देंगे इसे हम? वायवीय श्वसन। अनऑक्सी को क्या कहेंगे? अवायवीय श्वसन। आ रही मेरी बात समझ में? नहीं आ रही बताओ? ठीक है, वायवीय श्वसन या फिर अवायवीय श्वसन। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। श्वसन क्या था कि भोजन और ऑक्सीजन की क्रिया के द्वारा सजीव कोशिकाओं में ऊर्जा का बनना श्वसन कहलाता है। श्वसन दो तरह के होंगे, ऑक्सी या वायवीय, अनऑक्सी या फिर अवायवीय। ऑक्सी श्वसन कौन सा होगा? ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होगी? ऑक्सीजन की जरूरत होगी। वो क्या कहलाएगा? हमारा ऑक्सी श्वसन कहलाता है। ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ऑक्सी श्वसन कहलाता है। और दूसरा कौन सा वाला है? अनॉक्सी। चलो देखो, ऑक्सी श्वसन की बात कर रहे थे। ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ऑक्सी श्वसन कहलाता है, ठीक है। और क्या है ये? देखो, ग्लूकोज हम लेंगे भोजन C6H12O6, ठीक है। किससे रिएक्शन कराएंगे इसकी? ऑक्सीजन से, ठीक है। किससे रिएक्शन करा रहे हैं? ऑक्सीजन से। मतलब कहने के ये है, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा? जल। और बनेगी ऊर्जा। और ऊर्जा कितनी होगी? 38 एटीपी या कहेंगे 673 किलो कैलोरी। इतनी एनर्जी का निर्माण होगा जो हम काम करने में अपने खत्म कर लेंगे, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, C6H12O6 ग्लूकोज की अभिक्रिया। अब इस ग्लूकोज जो भोजन था, ग्लूकोज को भोजन कहेंगे, ग्लूकोज टूटेगा जब भोजन हमारा टूट जाएगा पूरी तरह से तो क्या बदलेगा? ग्लूकोज में। ग्लूकोज खून में मिला हुआ होगा ब्लड में, और ये भी ब्लड में जाकर के मिलेगी। तो जो हमारे निर्माण होगा ऑक्सीजन से भी रिएक्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा? जल बनेगा। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है, कुछ विशेष एंजाइमों की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीश्वसन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ऑक्सीश्वसन कहते हैं। अब ऐसा श्वसन जिसमें, अच्छा, जब मैं इस ग्लूकोज को लूंगा, इस भोजन को, तो ऑक्सी श्वसन में पूरी तरह से ये टूट जाएगा, ठीक है। ऑक्सी श्वसन में ये पूरी तरह से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। जबकि अगर हम अनॉक्सी की बात करें तो अनॉक्सी श्वसन में C6H12O6 ऑक्सीजन, इसमें भी यही मिलेगी, लेकिन कितना भाग केवल बचेगा? 5%। कितना? 5%। मतलब ऑक्सीजन केवल 5% को डाइजेस्ट कर पाएगी, मतलब ऊर्जा दे पाएगी 5% से। तो यहां पर भी वही बनना है, यहां पर बनता है एल्कोहल C2H5OH, ठीक है। और प्लस का आपका जो वो दूसरा वाला बन रहा था कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। CO2 बैलेंस कर लेना, कोई भी जरूरत नहीं बैलेंस करने की। इसमें भी ऊर्जा मिलती है हमें, ठीक। लेकिन ये कौन सा है? अनऑक्सीजन। इसमें जो कन्वर्जन होगा वो केवल 5% ऊर्जा का उत्पादन होगा। इसमें जितना भोजन था उतने टोटल भोजन की ऊर्जा बन गई, लेकिन इसमें टोटल भोजन की ऊर्जा नहीं बन पाती है, केवल और केवल 5% की बन पाएगी। इसीलिए इसे हम अनॉक्सीय अवायवीय श्वसन कहते हैं। अच्छा, जैसे अगर आप दौड़ रहे हो, ठीक है, दौड़ते दौड़ते आपकी सांस बहुत तेज चलने लगती है, चलने लगती है। क्यों? क्योंकि आप वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक।
अब काम कर रहे हैं तो आपके लिए ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए, और ऊर्जा कहाँ से मिल रही है हमें, श्वसन के द्वारा। बोलो मिल रही कि नहीं मिल रही है, यहीं से तो मिल रही है। अब श्वसन के द्वारा ऊर्जा चाहिए, आप काम कर रहे हो ज्यादा, तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, नहीं चाहिए होगी, ठीक है। तो ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, खींचते, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को खींचते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को हम अपने अंदर ग्रहण करने लगते हैं। और दूसरी स्थिति ऐसी भी होती है कि आप पैरों से अगर काम कर रहे हो और आप ऑक्सीजन को तेजी से खींच रहे हो, फिर भी ऑक्सीजन पूरी नहीं हो पाई, अगर अगर फिर भी ऑक्सीजन पूरी नहीं हो पाई, तब क्या होगा, तब लैक्टिक एसिड बनने लगता है वहीं पर, ठीक है। जहां पर आप जिन पैरों से दौड़ रहे हो वहीं पर क्या बनने लगेगा, लैक्टिक अम्ल। ये आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। और ये जो लैक्टिक अम्ल होगा, ये जहां पर बनेगा वहां पर दर्द होने लगेगा। इसीलिए अगर आप दौड़ते हो तो पैरों में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपके लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए थी, उतनी ऑक्सीजन मिल नहीं पाई, लेकिन आपके लिए दौड़ना तो है कि नहीं है दौड़ना। तो दौड़ने के लिए फिर वो अनॉक्सी श्वसन होने लगता है वहां पर। जब अनॉक्सी श्वसन होगा तो क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल जो शरीर होता है, ठीक है, उसकी मांसपेशियों में दर्द पैदा कर देता है। अगर जिम कर रहे हो तुम, बाइसेप्स ट्राइसेप्स जो भी होती हैं वो लगा रहे हो, ठीक है, अगर आप चेस्ट जो भी लगा रहे हो, वजन उठा उठा रहे हो बार बार, तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि हमारे लिए ज्यादा काम करना है तो ज्यादा ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम तेज सांस लेने लगेंगे, और फिर भी अगर ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाई तो क्या करेंगे, तो एक बड़ा बेहतर सा काम कर लेंगे कि हमारी बॉडी खुद मैनेज कर लेगी भाई, वो भोजन का पाचन करके क्या बना देगी, लैक्टिक अम्ल बना देगी। और क्या बनाएगी, ऊर्जा भी बनेगी, ऊर्जा तो चाहिए शरीर को, ऊर्जा बनेगी और क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा। ये लैक्टिक अम्ल शरीर के उस हिस्से में दर्द करने लगेगा जहां पर ये बनता है। इसीलिए जिम वगैरह करते समय या फिर दौड़ते कूदते भागते समय तुम्हारे हाथों पैरों में दर्द होने लगता है, ठीक है। अब इसमें अंतर क्या है ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन में, ध्यान रखना, इसमें केवल 5% भाग बदलेगा, इसमें टोटल बदल जाएगा। अगला क्या है, अंतर, ऑक्सी और अनऑक्सीश्वसन में अंतर, दो ही तीन बताऊंगा, ठीक है। ऑक्सी और अनऑक्सीश्वसन में अंतर, ऑक्सी में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, अनऑक्सी में ऑक्सीजन आवश्यकता नहीं होगी। भाई ऑक्सी नाम चीज कह रहा है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, इसमें आवश्यकता नहीं होगी। इसमें सभी का कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा बन जाएगा, इसमें सभी का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा नहीं बन पाएगा, आंशिक रूप से बन पाएगा, ठीक है। इसमें 5%, इसमें पूरा भाग बनता है, इसमें केवल केवल 5% भाग बनता है। ऑक्सीश्वसन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें लैक्टिक अम्ल या अल्कोहल नहीं बनता है, और अनॉक्सी में अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है। ये भी मैंने अंतर तुम्हारे लिए लिखा रखे हैं। अगला जो है, और कौन सा टॉपिक है अगला वाला, पादपों में श्वसन है, श्वसन तंत्र, ठीक है। मानव का स्वतंत्र श्वसन तंत्र तुम्हें पढ़ा रहे हैं कि मनुष्य में कोई भी व्यक्ति विशेष अंगों के द्वारा सांस लेता है। अब मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, ठीक है। इस सब के बारे में पता करेंगे, कॉपी किताब बंद कर लो और मेरी तरफ गौर करके देखते रहो, सही है। बातें नहीं, पहले आप स्ट्रक्चर अपना देख लो, याद करना है तुम्हें, ठीक, याद करना है। पहले आप अपना स्ट्रक्चर देख लो शरीर का, कि आप सांस लेते कहाँ से हैं, ठीक, नाक से, कोई कोई मुंह से है? नहीं ना, हम सांस कहाँ से लेते हैं, नाक से। और हमारी जो नाक है उसे हम नासिका कहते हैं, क्या कहते हैं, नासिका, ठीक है। ये जो नासिका है, नाक है, इसमें दो द्वार पाए जाते हैं, ये सब लिख देना, इसमें दो द्वार पाए जाते हैं जो बाहर वातावरण की ओर खुलते हैं। इनका काम है, ये बाहर वातावरण की तरफ खुलते हैं। इन इस नाक के बीच में एक जो बाउंड्री बनी हुई है, तुम्हारे नाक के बीच में जो बिल्कुल हड्डी है, ये वाली है, सही है, ये वाली जो हड्डी है इसे हम कहते हैं नासापट, क्या कहते हैं, नासापट।
ये हड्डी बीच में आकर के नाक को दो बराबर बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। अब अगर आप इमेजिनेशन करो ये नहीं होती तो, नहीं होती अगर ये हड्डी तो एक ही होता, ठीक है। सही है। और वो रोने में जो नाक का फूलना फूलता है वो भी एक ही फूलता है, अभी तो दो दो फूल जाते हैं, सही है। नाक का, और इतना बड़ा फूलता क्यों? वो इशारा कर रहा है इतना बड़ा फूलता। ठीक है। नाक का जो लड़कियां गुब्बारा फुलाती हैं ऐसे रोती, ठीक, और पट्टे से वगैरह जाता है फूट करके, ठीक। तो वो एक ही फूलता, अभी तो एडवांटेज है दो फूल जा रहे हैं, मतलब ये नहीं लिखना है तुम, वरना ये भी लिखने लगो। तो मनुष्य में एक नासिका पाई जाती है जिसमें दो द्वार होते हैं जो बाहर वातावरण की ओर खुलते हैं। इसके बीच में एक नासापट पाया जाता है जो उपास्थि का बना होता है। उपास्थि, उपास्थि का मतलब होगा, आप ऐसे समझो कि नरम मुलायम हड्डी, अभी ऐसे समझ लो, ठीक है। बाकी ये उपास्थि ऊतक है, ये आपके लिए पढ़ा जाता है कक्षा 9 में। इसमें उपास्थि का ये बना हुआ होता है। उपास्थि नरम हड्डियों से कान, ठीक है, आसानी से मुड़ जाए, और इसे चबनी भी बोलते हैं। उसे मांस में बच जाओ, नासापट है, और इसे क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। ये दो बराबर बराबर भागों में बांट देता है। बाहर से जब वायु हमारे नाक में प्रवेश करती है, बाहर से वायु नाक में प्रवेश करेगी, तो हम लोग हंसो मत, ठीक है। तो वायु जब अंदर पहुंचेगी तो नाक में छोटे छोटे बाल उपस्थित होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है? अच्छा, कुछ लोग के डायमंड जो होते हैं इन्हीं बालों में फंस जाते हैं, मतलब समझ रहे हो? ऐसे उंगली डाल लेंगे और ऐसे खुदाई करेंगे, तब तक खुदाई करेंगे तक उसमें से खजाना निकालना नहीं, और फिर उसे ऐसे करके घुमाएंगे, फेंक देंगे, ठीक है। अति महत्वपूर्ण खजाना निकाल करके। दोनों पढ़ लो तुम, फॉर्मूले अगर याद नहीं हुए तुम्हें, ठीक है। तो ये लिखना नहीं है, मैं इसे बता रहा हूँ, ठीक है, समझाने के एतबार से। तो ये जो खजाने की खुदाई उसे छोड़ो, तो मनुष्य की नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, और जब मनुष्य सांस लेता है तो मनुष्य के सांस लेने पर उसके साथ धूल के कण भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इन बालों का काम है उन धूल के कणों को रोकना। ये धूल के कणों को, ये छोटी छोटी अशुद्धियों को रोक देते हैं। और सांस कहाँ चली जाती है, मतलब वायु कहाँ जाती है? अंदर। अब नाक में ही, नासिका में ही एक झिल्ली लगी होती है, इसे हम श्लेष्मक झिल्ली कहते हैं, श्लेष्मक झिल्ली कहते हैं, ठीक है। इस झिल्ली से एक चिकना और तरल पदार्थ निकलता है, समझ गए होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस झिल्ली से चिकना और तरल पदार्थ निकलता है जो कि गुब्बारा फुलाने के काम में आता है, फूकना, ठीक है। इससे चिकना और तरल पदार्थ निकलता है जो कि जो हमारा वायु मार्ग है, मतलब सांस का मार्ग है, इसे चिकना बनाता है, ठीक है। पतला पदार्थ होता है, इसे चिकना बनाएगा कौन? श्लेष्मक। जो इससे चिकना पदार्थ निकलेगा श्लेष्मा से, उसे मार्ग को चिकना बनाएगा। अब ये लगातार कंटिन्यूअसली निकलता रहता है और अंदर की तरफ जाता रहता है, बाहर की तरफ भी आता है, ठीक है, अंदर की तरफ जाता रहता है, और कभी कभी बाहर की तरफ बहुत ज्यादा ज्यादा निकलने लगता है, ठीक है। तो कभी तुम लोग चीज लेने गए होगे ऐसे करके जिम्मेदारी संभाल के कि 1 रुपया की चीज दे दियो, तो यहाँ तक लटकती होगी और खींची होगी तुमने, ठीक है। तो बाकी तुम समझ ही रहे, नासिका का काम खत्म हो गया। इसके नीचे गिरसनी होती है, कंठ, ये टेंटुआ जिसे कहते हैं, टेंटुआ, ठीक है, हाँ टेंटुआ लिख देना तुम, ठीक है। एक कंठ गिरसनी होती है। इसमें दो द्वार होते हैं, दो नली आती है, एक मैंने बताया था सांस नली जाएगी, एक बताया था आपके लिए भोजन की नली जाएगी। इस पर एक ढक्कन पाया जाता है उपास्थि का, जो कि खाना खाते समय सांस वाली नली को बंद कर देता है। बताया था, मैं नहीं बताया था, ठीक है। इस पर एक ढक्कन पाया जाता है, आराम से पढ़ लो, ठीक है। अगर आपकी डिस्टर्ब होता तो आप उधर चले जाओ। इस पर एक ढक्कन पाया जाता है जो कि खाना खाते समय हमारी सांस वाली नली क्या कर देगा? बंद कर देगा। तो ग्रसनी के बाद वायु कहाँ पर पहुंचेगी? श्वास नली में, इसे हम कहते हैं श्वास नली। ये 10 से 12 सेंटीमीटर तक लंबी होती है और 2 से 2.5 सेंटीमीटर व्यास वाली होती है। कितनी लंबी होगी? 10 से 12 सेंटीमीटर तक ये लंबी होगी, और चौड़ी सॉरी व्यास कितना होगा? 1 से 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर तक इसका व्यास होगा, ठीक है। वायु यहां से होती हुई इन दो तरफ, इन दो तरफ बढ़ जाती है, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं, देखो ये तो सांस नली है, इसे हम कहेंगे श्वसनिका, श्वसनी या फिर श्वसनिका, ठीक है।
ये श्वसनी में बढ़ जाती, तो कितनी श्वसनियां होती हैं? दो, ठीक है, एक दाई श्वसनी और एक बाई श्वसनी। और सांस नली कितनी होती है? एक। अब श्वसनी में बंटने के बाद ये अपनी विभिन्न मार्गों से होती हुई वायु कोश तक पहुंच जाती है, ठीक है। ये जो मैं नीले नीले बनाए हुए हैं ये क्या होगा? वायु कोश है, कूपिकाएं। कूपिकाएं असल में एक गुच्छा है, ठीक है। जैसे आप ऐसे समझ लो, ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये सांस नली है, ऐसे करके कुछ, ठीक है। सांस नली के बाद ये जो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसे करके आ रहा है होता हुआ यहाँ पर, अब ये ऐसे करके बढ़ती हुई चली जाएगी, देखो चली गई बढ़ती हुई, इधर भी गई है, इधर भी गई है, चारों तरफ गई है, ठीक है। अब आप लास्ट की जब सिरा देखोगे, आप जैसे पेड़ नहीं होता है बढ़ता हुआ चला जाता है, पत्तियां होती हैं, लास्ट का सिरा देखोगे तो ऐसे ऐसे करके उस पे गोले बने हुए होंगे। तो इस पे जो गोले बने हुए होते हैं इसे हम कहते हैं कूपिका। क्या कहते हैं? कूपिका। और ये जो एक गोला होता है इसे हम कहते हैं वायु कोश। क्या नाम देंगे? वायु कोश। एक गोले को हम क्या नाम देते हैं? वायु कोश नाम देते हैं। अब होगा क्या, ध्यान सुनो। और ये वायु कोश ब्लड से जुड़े हुए होंगे, रक्त से, ठीक। अब प्रधान श्वसनी पहले श्वास नली में गई, फिर वायु कहाँ गई? श्वसनियों में, इधर दाएं और बाएं में, ठीक है। श्वसनियों में जाने के बाद में फिर ये हल्के हल्के कहाँ पर पहुंचेगी? कूपिकाओं में, ठीक है। कूपिकाएं गुच्छा होती हैं जिनमें वायु कोश पाया जाता है। वायु कोश किससे जुड़े हुए होते हैं? रक्त से। अब जो हमारे शरीर में, आपके लिए मैंने बताया था श्वसन के दौरान, जैसे ग्लूकोज था C6H12O6, ऑक्सीजन हमने ली थी, खाना हमने खाया था और बाहर से हमने क्या दी उसे? ऑक्सीजन। तो इसका आप देख रहे थे क्या हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, जल बना था, और क्या बनी थी? ऊर्जा। मैंने रिएक्शन को पूरा बैलेंस नहीं किया हुआ है, ठीक है। क्या बनी थी? ऊर्जा बनी थी, ठीक है। तो अब जो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनी है रक्त में, खून में ही तो बनी है, रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो रक्त की कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुंच जाएगी? वायु कोश में। और फिर से इसी मार्ग से होती हुई नाक के द्वारा कहाँ निकाल दी जाएगी? वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। मतलब हम लेते क्या है? ऑक्सीजन, छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि पौधे क्या लेते हैं? सांस में पौधे क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, वो भी लेते हैं सांस में, ठीक है। सांस वो लेंगे तो ऑक्सीजन ही लेंगे पौधे, और छोड़ेंगे क्या? वो भी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और किसे छोड़ते हैं? ऑक्सीजन को। प्रकाश संश्लेषण में है ये कहानी, ठीक है। वरना सांस में वो भी क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन। आ रही बात समझ में? अब देखो फेफड़ों का क्या मसला है आपके लिए, अगर फेफड़ों के बारे में लिखने के लिए आए तो फेफड़े जो है हमारे दो होते हैं, ठीक है। जो हमारे वक्षस्थल मतलब छाती पर दोनों तरफ स्थित होते हैं, और इन फेफड़ों में हमारी श्वसन निकाय प्रवेश करती हैं। फेफड़ों में कई शाखाओं में मतलब सांस वाली जो नलिकाएं होती हैं, वाहिकाएं, वो बटी रहती हैं, और लास्ट में जाकर के कूपिकाओं का निर्माण करती हैं। कूपिकाएं एक कूपिकाओं पर गोल गोल गुच्छे लगे हुए होते हैं जिन्हें हम वायुकोश कहते हैं। हृदय, ये जो फेफड़ा है इसके ऊपर एक आवरण चढ़ा हुआ होता है। अच्छा, फेफड़े को हम फुफ्फुस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फुफ्फुस। कहते हैं फुफ्फुस। तो फेफड़े के ऊपर एक आवरण चढ़ा हुआ होता है, दैट इज नोन एज फुफ्फुस आवरण। और ये क्या होता है? ये जो है हमारे फेफड़े के ऊपर एक झिल्ली नुमा होता है, ठीक है। इसके अंदर छत्ते की तरह संरचनाएं होती हैं। फेफड़े के अंदर वायु कोश की जो है छत्ते की तरह संरचनाएं होंगी, किसी ने देखा होगा तो उसे पता होगा। तो फुफ्फुस जो हमारा है, अच्छा इसके ऊपर आवरण मैंने बता दिया। हाँ, इस फेफड़े पर, ये फेफड़ा जिसमें स्थित होता है, जहां पर रखा होता है, उसे हम वक्ष गुहा कहते हैं। वक्ष का मतलब है छाती, गुहा का मतलब है खाली स्थान। छाती के जिस स्थान में ये रखा होगा उसे क्या कहेंगे? वक्ष गुहा कहेंगे। और वक्ष गुहा जो होती है उसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है। तरल मतलब लिक्विड, ठीक है। अब आप सोचो, आप मान लो चल रहे हो, चलते चलते ठोकर लग गई और आप गिर पड़े, सही है। तो आपके फेफड़ों पे झटका पड़ेगा नहीं पड़ेगा? झटका पड़ेगा तो उस झटके को एब्जॉर्ब करने वाला कोई होना चाहिए। तो उस झटके को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? ये तरल पदार्थ। झटका लगता है तो हमारा जो फेफड़ा है वो सुरक्षित रहता है, और उस झटके को एब्जॉर्ब कौन कर लेता है? तरल पदार्थ, ठीक है। इसे फुफ्फुसीय तरल कहते हैं। इसके नीचे एक डायफ्राम लगा हुआ होता है, इसे तनपुट भी कहते हैं। और ये जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है। और सांस लेते हैं जब हम, तो ये डायफ्राम फैलता और सिकुड़ता रहता है साथ साथ में, ठीक है।
ये डायफ्राम हमारे ऊपर के फेफड़े वाले दिल वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से से अलग करता है। अब मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ठीक है। नासिका मनुष्य के में पाए जाने वाला वह अंग है जिससे होकर के सांस अंदर शरीर में प्रवेश करती है। इसमें दो द्वार होते हैं जो कि बाहर वातावरण की तरफ खुलते हैं। इसके बीच में नासा पट पाया जाता है जो कि दोनों हमारे छिद्रों नासा के छिद्रों को विभाजित करता है। जब वायु या ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है तो नाक में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जो कि धूल या अशुद्धि के कणों को रोक लेते हैं। वायु नासिका से होती हुई अंदर जाती है। नासिका में एक श्लेष्मक झिल्ली पाई जाती है जो कि चिकना और तरल पदार्थ स्रावित करती है। नासिका से होती हुई वायु ग्रसनी में प्रवेश करती है, इसे हम कंठ भी कहते हैं। यहाँ पर दो द्वार होते हैं, एक श्वास नली का, एक श्वास नली होती है और एक कौन सी होती है, एक श्वास नली, दूसरी भोजन नली, ग्रास नली जिसे कहते हैं, ठीक है। तो दूसरी भोजन वायु नली होती है, दूसरी एक कौन सी होती है, सांस नली होती है। सांस नली को भोजन खाते समय बाल्ब द्वारा बंद कर दिया जाता है। वायु नाक और ग्रसनी से होती हुई, टेटुए से होती हुई कहाँ पहुंचती है, सांस नली में पहुंचती है। ये 10 से 20 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर तक व्यास वाली होती है ये नली। और ये नली ये श्वास नली दो श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है जो कि आगे चल के कई शाखाओं में विभाजित होती है। ये जिनमें प्रवेश करती है उसे हम फेफड़े कहते हैं। फेफड़े मनुष्य में दो होते हैं, गुलाबी रंग, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ये जो दो फेफड़े हैं इनके ऊपर एक आवरण चढ़ा हुआ होता है जिसे हम फुफ्फुस आवरण कहते हैं। फुफ्फुस आवरण ये जो जिसमें स्थित होते हैं उन्हें हम बक्ष गुहा कहते हैं। उस बक्ष गुहा में एक तरल पदार्थ भरा रहता है जो कि झटकों से हमारे फेफड़ों की रक्षा करता है। इसके बाद जब वायु अंदर प्रवेश होती हुई यहाँ से होती हुई श्वसनियों से होती हुई कोशिकाओं में जाती है तो कोशिकाएं एक प्रकार का गुच्छा होती हैं जिनमें वायु कोश लगे हुए होते हैं। जब वायु हमारी कोशिकाओं से होकर के वायु कोशों में पहुंचती है तब वायु कोश फूल जाते हैं। कैसे हो जाएंगे, बड़े। जब वायु जाएगी तो कैसे हो जाएंगे, बड़े। वायु कोश फूल जाते हैं। वायु कोश के फूलने के बाद यहाँ ये जो वायु कोश है ये रक्त से संबद्ध होते हैं, रक्त से संलग्न होती है इसकी कोशिकाएं। रक्त की कार्बन डाइऑक्साइड को वायु कोश के द्वारा इसी मार्ग से कहाँ निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन को ग्रहण करने, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की प्रक्रिया स्वच्छवास जिसे कहते हैं संपन्न हो जाती है। ठीक है, एक बार और बता रहा हूँ उसके बाद फिर चलना है। ठीक, देखो ध्यान से फिर से। मनुष्य में वायु या फिर सांस जिस मार्ग से प्रवेश करती है उसे हम नासिका कहते हैं। इसके दो द्वार होते हैं जो कि नासिका पट द्वारा पृथक कर दिए जाते हैं। इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं जो बाहर से आने वाले धूल या कणों को रोक लेते हैं। वायु जब अंदर प्रवेश करती है तो इसमें नाक में एक श्लेष्मक झिल्ली भी पाई जाती है, इससे चिकना तरल पदार्थ स्रावित होता रहता है। वायु नासिका से होती हुई कंठ ग्रसनी में जाती है। इसके दो द्वार होते हैं, एक भोजन की नली में जाता है, दूसरा सांस की नली में जाता है। सांस नली को भोजन खाते समय एक बाल द्वारा बंद कर दिया जाता है। यहाँ से जब ग्रसनी से होती हुई वायु सांस नली में प्रवेश करती है। सांस नली 10 से 20 सेंटीमीटर लंबी, 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। 10 से 12 लिखवाया होगा मैंने, 10 से 12 है, ठीक है, सॉरी। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी और 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर तक व्यास वाली होती है। यह नली फेफड़ों में दो नलियों में विभाजित हो जाती है जिन्हें हम श्वसनिकाएं कहते हैं। यह नली दो नलियों में विभाजित हो जाती है, इन्हें हम श्वसनिकाएं कहते हैं। ये श्वसनिकाएं आगे चल के कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं और लास्ट में जाकर के एक गुच्छे का निर्माण करती है जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। मनुष्य में ये श्वसनियां दो फेफड़ों में प्रवेश करती हैं। मनुष्य में दो फेफड़े पाए जाते हैं जो गुलाबी रंग के होते हैं। ठीक है, मनुष्य में दो फेफड़े पाए जाते हैं जो कैसे होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं। इनके ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिन्हें हम फुफ्फुस आवरण कहते हैं। इस जगह पे स्थित होता है उसे बक्ष गुहा कहते हैं। बक्ष गुहा में एक तरल भरा रहता है जो कि बाहरी झटकों से हमारे फेफड़ों की सुरक्षा करता है।
इसमें आकर के श्वसनियां कई शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। लास्ट में जाकर के कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिकाओं में वायु कोश उपस्थित होते हैं। ये वायु कोश श्वास लेने पर फूल जाते हैं। इनसे रक्त की कोशिकाएं जुड़ी होती हैं। रक्त की कोशिकाएं जुड़ने पर जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो इन वायु कोश को दे दी जाती है और ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इसी मार्ग के द्वारा बाहर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमारी श्वासोच्छवास से श्वसन तंत्र की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। कौन दिक्कत आई बात समझ में? सही है, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।